हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए एक और प्रैक्टिस सेट लगाते हैं और इसमें हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा मॉडर्न हिस्ट्री का फ्रेंड्स। यानी कि इससे पहले हम दो प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं मॉडर्न हिस्ट्री के फ्रेंड्स, और ये मैं विपिन चंद्रा और स्पेक्ट्रम की बुक से आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ मॉडर्न हिस्ट्री के MCQ क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा होगा और इस प्रैक्टिस सेट में हम देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब फ्रेंड्स। लगभग 100 क्वेश्चन देखेंगे प्लस में फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये फ्रेंड्स। तो चलिए देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है फ्रेंड्स। तो कौन सा कथन सही है, तो चलिए देखिए। पानीपत का तीसरा युद्ध फ्रेंड्स अहमद शाह अब्दाली और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, तो गलत है फ्रेंड्स। पहला गलत है, इब्राहिम लोदी के साथ बाबर का युद्ध हुआ था फ्रेंड्स। दूसरा देखिए, तृतीय आंग्ल मैसूर फ्रेंड्स, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू की मृत्यु हुई थी, तो ये गलत है फ्रेंड्स। कल जो प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा पढ़ाया था उसमें डिटेल में पढ़ाया था, टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में मरा था फ्रेंड्स 1799 में फ्रेंड्स, तो ये भी गलत है। तीसरा देखिए, प्लासी का युद्ध फ्रेंड्स, प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा था, तो ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर बी आंसर है फ्रेंड्स। आगे देखिए, प्लासी फ्रेंड्स, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश की पराजय के प्रमुख प्रतिफल क्या था, तो बंगाल के नवाबों पर फ्रेंड्स, बंगाल के नवाब पर ब्रिटिश प्रभाव में वृद्धि फ्रेंड्स। समझ गए होंगे। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश विजय का प्रमुख प्रतिफल क्या था, तो बंगाल के नवाब था, तो उसमें ब्रिटिश प्रभाव अपना मतलब प्रभुसत्ता बढ़ाते ही जा रहे थे फ्रेंड्स, दबाव बढ़ाते जा रहे थे। आगे देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन 1765 फ्रेंड्स 1765 में संपादित इलाहाबाद संधि के विषय में गलत है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर बताना कौन सा कथन गलत है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ये पूछ लेता कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, तो 1765 में, याद रखना। और कई बार ये पूछ लेता 1765 में कौन सी संधि हुई थी, तो इलाहाबाद की संधि फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर क्या बताना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है फ्रेंड्स। तो देखिए, पहला क्या कहते हैं, इसमें 11 उपबंध थे, तो ये सही है फ्रेंड्स। मुगल सम्राट शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की प्रांतों की दीवानी का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को इस संधि से प्राप्त हुआ था फ्रेंड्स। तो इस संधि के द्वारा जो शाह आलम द्वितीय था, तो इसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी कि इन पर जो टैक्स वसूलने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त करवा दिया था। आगे देखिए, तीसरा क्या कहता है, इस संधि के द्वारा कड़ा और इलाहाबाद को छोड़कर संपूर्ण अवध सूजा को दे दिया गया, तो ये भी सही है। चौथा देखिए फ्रेंड्स, हमें गलत ढूंढना है, तो चौथा ही गलत है फ्रेंड्स। यहाँ देखिए, युद्ध के हर जाने के रूप में ही हर जाना लिखा हुआ है, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है फ्रेंड्स। युद्ध के हर जाने के रूप में सुजाउद्दौला संधि के निष्पादन के तत्काल 50 लाख रुपए की एक किस्त में अंग्रेजों को देने हेतु सहमत हुआ फ्रेंड्स, तो ये गलत है फ्रेंड्स, हमें गलती ढूंढना था। ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए, युद्ध के हर जाने के रूप में सुजाउद्दौला ने संधि के तत्काल 50 लाख रुपए की एक किस्त अंग्रेजों को देने के लिए राजी हो गया था, तो ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था फ्रेंड्स। आगे देखिए, इलाहाबाद संधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है फ्रेंड्स। तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स, बनारस तथा आसपास का इलाका अवध से अलग कर शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया गया, तो ये गलत है फ्रेंड्स। कौन सा इलाका दिया गया था, अभी ऊपर पढ़ के आए ना, इलाहाबाद फ्रेंड्स, इलाहाबाद और कड़ा फ्रेंड्स यानी कि प्रयागराज। ये देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स, कड़ा और इलाहाबाद को छोड़कर संपूर्ण अवध को सुजाव को दे दिया गया फ्रेंड्स। यहाँ देखिए, यहाँ बताया जा रहा है कि बनारस के आसपास के इलाके अवध से अलग करके शाह आलम द्वितीय को सौंप दिए गए, तो ये गलत है फ्रेंड्स। आगे देखिए, इनको सही क्रम में सजाना है, तो चलिए देखिए। तो पहले फ्रेंड्स, ये किसकी बात हो रही है, ये रॉबर्ट क्लाइव की बात हो रही है फ्रेंड्स। पहले रॉबर्ट क्लाइव अपना अधूरा काम छोड़कर वापस चला गया था फ्रेंड्स, यानी कि चौथा। और उसके बाद इसको दोबारा बुलाया गया था, दोबारा पूर्ण आगमन हुआ था रॉबर्ट क्लाइव का, दूसरा। फिर जैसे ये दोबारा आया तो इसने सबसे पहले बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की थी, यानी कि पहला। और फिर लास्ट में आएगा तीसरा, निजामत अधिकार नवाब का हस्तांतरित फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर अपना हो जाएगा आंसर
सी। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले ये अपना अधूरा काम छोड़कर चला गया था, इसमें इंग्लैंड ने बुला लिया था, फिर ये दोबारा आया था इंडिया में। ठीक है, दोबारा आया था तो पूर्णागमन होगा, और उसके बाद जैसे ये इंडिया में दोबारा आया तो बंगाल, उड़ीसा और बिहार की दीवानी इसने प्राप्त की थी, और लास्ट में आएगा ये निजामत अधिकार नवाब को स्थानांतरित। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखना जरूरी है। यहाँ पूछा कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखिए 23 जून। ठीक है, पहला ही गलत है, क्योंकि ये 23 जून 1757 को युद्ध हुआ था प्लासी का। ठीक है, तो देखिए 23 जून 1775 को प्रातः यह युद्ध आरंभ हुआ और उसी शाम को ये समाप्त हो गया, तो ये गलत है। ठीक है, बाकी सारे सही हैं। देख लीजिए, सिराजुद्दौला ने मीर जाफर को युद्ध के दौरान अपने कैंप में बुलाया था, ये सही है। नवाब के तोपखानों के प्रमुख मीर मदन की हत्या युद्ध के आरंभ में हुई, ये भी सही है। ठीक है, 23 जून को दिन के मध्य में नवाब युद्ध में हारा और मदरान छोड़कर भाग रहा था। ठीक है, तो ये सारे सही हैं, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है 23 जून 1775, तो 1775 नहीं 1757। ठीक है, तो यही गलत है। और ये हार गया था किसकी वजह से, इस मीर जाफर ने गद्दारी कर दी थी, इसकी वजह से हार गया था। और ये कैसे भाग रहा था, तो एक पालकी में बैठकर छुपकर भाग रहा था। ठीक है ना, तो चलिए आगे। यहाँ देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, तो जगत सेठ, ये बंगाल के प्रसिद्ध सेठ थे। ठीक है, तो ये सही है, बाकी सारे गलत हैं। आगे देखिए, सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था कौन से युद्ध में, प्लासी के युद्ध में। ठीक है, आगे देखिए प्लासी। ठीक है, प्लासी किस नदी के किनारे है, तो ये भागीरथी के किनारे है। आगे देखिए, प्लासी की लड़ाई तो ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में हुई थी। प्लासी का युद्ध कहाँ हुआ था, तो ये बंगाल में हुआ था, प्लासी के मैदान में। ठीक है, आगे देखिए, प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया, ये ग्रुप सी डी के पालतू क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश सत्ता का प्रभुत्व आरंभ कर दिया, तो ये था प्लासी का युद्ध। ठीक है, आरंभ कर दिया था, लेकिन मेन जो जीत मिलती है इनको बक्सर के युद्ध में, तो उस युद्ध में के बाद पता लग जाता है कि अपने देश पर अब अंग्रेज़ों का शासन होने वाला है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसी कवि ने प्लासी की लड़ाई को एक स्थायी दुख भरी रात कहा था, तो ये थे नवीन चंद्र सेन। आगे देखिए, प्लासी के युद्ध में पराजय के बाद सिराजुद्दौला मैदान छोड़कर भाग निकला, तो किस वाहन का प्रयोग किया था, तो ये पालकी में बैठ के जा रहा था, ये मैंने बता दिया। ठीक है, आगे देखिए, प्लासी युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात करने वाले दो व्यक्ति कौन थे, तो ये मीर जाफर और दुर्लभ राय। रॉबर्ट क्लाइव कौन सा युद्ध जीता था, तो ये प्लासी का युद्ध। ठीक है, आगे देखिए, इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत की प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती, तो ये बक्सर का युद्ध 1764। ठीक है, 1764 में हुआ था ये युद्ध, आई थिंक। ठीक है, आगे देखिए, बक्सर की लड़ाई में अंग्रेज़ों के खिलाफ किन भारतीय शासकों ने हिस्सा लिया था, तो ये शाह आलम, सिराजुद्दौला और मीर कासिम, ये अंग्रेज़ों के तलवे चाट रहे थे। एक सेकेंड, बक्सर की लड़ाई में अंग्रेज़ों के खिलाफ किन भारतीय शासकों ने हिस्सा लिया था, तो ये सही है। ठीक है, ये अंग्रेज़ों के तलवे चाट रहे थे उस टाइम। आगे देखिए, बक्सर। ठीक है, बक्सर के युद्ध में मीर कासिम की सेना को पराजित करने मीर कासिम की सेना को पराजित करने वाला अंग्रेज़ों की सेना का अध्यक्ष कौन था, तो ये मेजर मुनरो। ठीक है, मेजर मुनरो ने हराया था मीर कासिम की सेना को बक्सर के युद्ध में। ठीक है, सॉरी, मुनरो को याद रखना, ये था रैयतवाड़ी से संबंध। ठीक है, उसका नाम था हेक्टर मुनरो, बट ये है मेजर मुनरो। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि रैयतवाड़ी किसने चलाई थी, तो रा से बनेगा रैयतवाड़ी और रा से बनेगा मुनरो। ठीक है, ऐसे याद रखना। बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का सेनापति कौन था, तो ये मुनरो था। आगे देखिए, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेज़ों का भारत में प्रभुत्व स्थापित कर दिया था, तो ये बता दिया है। बक्सर का युद्ध जीतते ही पता लग गया था कि अब भारत पर अपना राज हो गया। ठीक है, आगे देखिए, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा था, तो ये बक्सर की लड़ाई। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेज़ों की आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण था, तो ये बक्सर का युद्ध। ठीक है,
ये सब करा रखा है। ये बक्सर का युद्ध इसका आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, प्लासी की लड़ाई 1757 में हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान के साथ हुई थी और श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी, ठीक है। और इसी की राजधानी की रक्षा करते हुए 1799 में वो मर गया था। और बांडीवास की लड़ाई तो मैंने बता ही दिया था, तो ये 1760 में हुई थी। और इस लड़ाई में मतलब फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच हुई थी। अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसी की बाट और खाट दोनों लगा दी थी, ठीक है, साइड में, ठीक है। लेकिन कई इतिहासकार बताते हैं कि जो प्लासी की लड़ाई हुई थी ना, ये लड़ाई युद्ध हुआ नहीं था 1757 में, ठीक है। ये युद्ध हुआ नहीं था, लेकिन कहते हैं कि इतिहास हमारे ऊपर थोपा जाता है, ठीक है। जो ये रॉबर्ट क्लाइव था ना, इसने अपने खुद, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने खुद इंग्लैंड में जाकर एक किताब लिखी थी और उस किताब में ये बताया था कि जो 23 जून, ठीक है, 23 जून 1757 का वो दिन था, ठीक है। कई इतिहासकार बताते हैं ये लड़ाई वगैरह हुई नहीं थी। और ये क्या कहते हैं, रॉबर्ट क्लाइव ने भी अपनी किताब में लिखा था कि 23 जून, ठीक है, 23 जून 1757 का वो दिन था जब मैं, ठीक है, जब मैं खड़ा था प्लासी के मैदान में, ठीक है। प्लासी के मैदान में खड़ा था, जो कि गंगा नदी के किनारे था, ठीक है। गंगा नदी के किनारे पर एक रोड वगैरह था, ठीक है। तो वहाँ पर कह रहा था, इसने बताया था कि मैं घोड़े पर खड़ा था और सड़क के इस किनारे, ठीक है, बीच में मैं घोड़े पर खड़ा था इस सड़क के ऊपर। और सड़क के इस किनारे 10,000 लोग थे और सड़क के इस किनारे 10,000 लोग थे। तो ये क्या कहते हैं, रॉबर्ट क्लाइव कहता है कि उन 20,000 लोगों ने अगर उस टाइम, ठीक है, 23 जून 1757 को कह रहा था मैं गंगा नदी के किनारे प्लासी के मैदान में यहाँ रोड के ऊपर घोड़े पर बैठा था और मेरे साथ मात्र 300 सैनिक थे और 10,000 लोग रोड के इधर खड़े थे इंडियन और 10,000 लोग इधर। अगर उस टाइम अगर कोई भी इंडियन एक हिम्मत करके अगर हमारे ऊपर एक पत्थर भी फेंक देता ना, एक पत्थर भी उठा के मार देता, तो हम वहीं ढेर हो जाते। लेकिन उनमें से किसी की हिम्मत नहीं हुई, ठीक है। तो इसने यही बात कही थी कि उन 10,000 बंदों में से अगर कोई हमें एक पत्थर भी उठा के हमारे मार देता तो हम तो वहीं ढेर हो जाते। इतनी जनसंख्या थी उस टाइम, ठीक है। और ये मात्र 300 सैनिक थे और ये घोड़े पर बैठा हुआ था। ये बात इसने अपनी किताब में जाकर लिखी थी, इंग्लैंड में जाकर, ठीक है। तो कई लोग बताते हैं ये युद्ध हुआ था, ये था वो था, लेकिन इसने अपनी किताब में खुद ये कहा था कि ये युद्ध हुआ नहीं था, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि ये युद्ध कब हुआ था, तो भाई प्लासी की लड़ाई अंग्रेज़ों की जीत हुई थी, ठीक है। यही टिक करके आना है, ठीक है। बट मैं ये एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ और कुछ इतिहासकार भी यही बताते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। ये बात इसने खुद अपने मुंह से अपनी किताब में लिखी थी बोल के कि उन 10,000 बंदों में से अगर कोई भी हिम्मत करके हमारे एक पत्थर भी उठा के मार देता ना, तो हमारा बोरिया बिस्तर वहीं बंद जाता उसी टाइम, ठीक है। बट उनमें से किसी की हिम्मत नहीं हुई। आगे चलिए, बक्सर, ठीक है। बक्सर का युद्ध अंग्रेज और भारतीय शक्तियों के एक संघ के बीच हुआ था। इस संघ में कौन कौन था, तो दिल्ली के बादशाह थे सुजाउद्दौला और मीर कासिम, ठीक है। इन तीनों का संघ था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक ने 1764 में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के साथ जंग नहीं लड़ी थी, तो ये मोहम्मद खां बदंग, ठीक है, मोहम्मद खां बंगश। आगे देखिए, निम्नलिखित घटना को सही क्रम में लगाना है, तो चलिए देखते हैं, इनको सही क्रम में अरेंज करते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई बार ये पूछ लेता है ब्लैक होल की घटना कहाँ पर हुई थी, तो ये बंगाल में हुई थी, ठीक है। तो पहले आएगा ब्लैक होल की घटना और उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ था, फिर मीर जाफ़र की मृत्यु और फिर 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। तो ये ऑलरेडी सही समझ लेना, ऑप्शन नंबर ए आंसर है, ठीक है। ये देख लीजिए, आगे देखिए, फ्रेंड्स, आगे देखिए अब। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर ही सही क्रम में लगाना है, तो देखते हैं, ठीक है। सही क्रम में अरेंज करना है यहाँ। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। पहले हुआ प्लासी का युद्ध, ठीक है, 3। फिर आएगा बांडीबास का युद्ध, प्लासी का युद्ध 1757, बांडीबास का युद्ध 1760, ठीक है, अंग्रेज और फ्रांसों के बीच 4, ठीक है। फिर आएगा इलाहाबाद की संधि 1765 में, यानी कि 2, ठीक है। और फिर आएगा बंगाल में द्वैध शासन 1, यानी कि 34 21, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये देख लीजिए,
आगे देखिए बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और लॉलीपॉप है। बक्सर के युद्ध में कौन कौन मित्र थे, तो ये अवध का नवाब, मुग़ल सम्राट और बंगाल का नवाब, ये तीनों मित्र थे। आगे देखिए यहाँ पर सही क्रम में लगाना है, तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है ये क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो देखिए सही क्रम में लगाना, पहले ब्लैक होल की घटना हुई थी फ्रेंड्स, फिर प्लासी का युद्ध, और फिर हुआ था बक्सर का युद्ध, फिर दीवानों को अधिकार प्रदान किया गया था, यानी कि 4 3 2 1 फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स, ये देख लीजिए 4 3 2 1 फ्रेंड्स। आगे देखिए 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था, तो ये अंग्रेज डर रहे थे कि अफगानिस्तान के रास्ते कहीं रूस वाले हमला ना कर दें हमारे ऊपर इंडिया में फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर डी। आगे देखिए किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की थी, तो रॉबर्ट क्लाइव फ्रेंड्स, रॉबर्ट क्लाइव उस टाइम गवर्नर जनरल था, याद रखना फ्रेंड्स। आगे देखिए 34वां नंबर क्या कहता है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी 12 अगस्त 1765 को प्रदान की थी। आगे देखिए निम्नलिखित में से किसी एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, तो शाह आलम द्वितीय ने फ्रेंड्स, ऐसे भी क्वेश्चन बना है। आगे देखिए फ्रेंड्स, बंगाल में कंपनी के नियंत्रण को वैधानिकता कैसे प्राप्त हुई थी, तो ये हुई थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी की शाही घोषणा की थी फ्रेंड्स। 37 नंबर देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अनुदान 1765 में किस संधि से प्राप्त हुआ था, तो ये शाह आलम द्वितीय की संधि से प्राप्त हुआ था फ्रेंड्स। आगे देखिए बंगाल बंगाल के बाद अंग्रेजों ने शुल्क मुक्त व्यवहार का अधिकार किससे प्राप्त किया था, तो ये अवध के नवाब से। आगे देखिए निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार दिया था, शाह आलम द्वितीय ने फ्रेंड्स। 40वां देखिए इलाहाबाद की संधि इलाहाबाद की संधि किन्होंने निष्पादित की थी, तो ये थे रॉबर्ट क्लाइव, सुजाउद्दौला और शाह आलम फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स, ये देख लीजिए शाह आलम। आगे देखिए 41वां नंबर क्या कहता है, भारतवर्ष में ईस्ट ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था, तो ये रॉबर्ट क्लाइव फ्रेंड्स, और इसको स्वर्ण से उत्पन्न सेना नायक भी कहा जाता है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। आगे देखिए किसके शासनकाल में ब्लैक होल की घटना हुई थी, सिराजुद्दौला फ्रेंड्स, ये छोटा सा कमरा था और इसमें ये 149 आई थिंक वो सैनिक थे, इनको बंद कर देता अंग्रेजों को, और अगले दिन जब इस कमरे का गेट खोला जाता तो शायद 21-22 ही लोग जिंदा बचे थे, तो इसी को ब्लैक होल की घटना कही जाती है, और ये 1757 फ्रेंड्स, और ये बंगाल में हुई थी सिराजुद्दौला के काल में फ्रेंड्स। आगे देखिए निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया था, तो ये था मीर कासिम, ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स, मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया था फ्रेंड्स, ऐसे याद रखना। आगे देखिए मीर कासिम ने अपना दरबार कलकत्ता से मुंगेर ले गया था फ्रेंड्स, यानी कि अपनी राजधानी कलकत्ता से मुंगेर ले गया था फ्रेंड्स। अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे फरवरी 1757 में फ्रेंड्स। फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी किस वर्ष अस्तित्व में आई, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 1700 में। आगे देखिए 1763 में कई युद्धों में मीर कासिम को हराने वाला अधिकारी था, तो ये हेक्टर मुनरो फ्रेंड्स। आगे देखिए ब्राइटनेस कुछ ज़्यादा हुई है, एक सेकेंड फ्रेंड्स। अब देखिए 48वें नंबर कहता है निम्नलिखित में से किसी इतिहासकार ने कहा है कि सन 1765 से 1772 की अवधि में बंगाल की सरकार एक डाकू का राज था, तो ये था KM पाड़िक्कर ने कहा था फ्रेंड्स, ये याद रखना। जब बंगाल में फ्रेंड्स कई बार ये पूछ लेता बंगाल में द्वैध शासन कब लगा था, तो ये 1765 में लगा था और 1772 में समाप्त किया था फ्रेंड्स। तो इसी को जब द्वैध शासन लगा था, तो इसी को बंगाल की सरकार को डाकुओं की संज्ञा या डाकुओं का राज किसने कहा था, तो KM पाड़िक्कर ने फ्रेंड्स, याद रखना। आगे देखिए बंगाल के इन जिलों की पहचान कीजिए जिनके राजस्व प्रशासन में 1760 में ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित करके मीर कासिम ने बंगाल की नवाब प्राप्त की थी,
तो ये थे बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव। ठीक है। आगे देखिए, कौन सा मुद्दा मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच झगड़े का प्रमुख कारण क्या था? तो ये था कंपनी द्वारा अंतर्देशीय व्यापार का पूर्णतः समापन। ठीक है। जो ये कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज़ों की कंपनी थी, तो इन्होंने जो अंतर्देशीय, ठीक है, जो इस देश में व्यापार वगैरह चल रहा था इसका पूर्ण तरह से समाप्त कर दिया था, या फिर इन्होंने पूरी तरह अपने कंट्रोल में कर लिया था। ठीक है। तो यही झगड़े का प्रमुख कारण था। मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच झगड़े का प्रमुख कारण था, मतलब अंतर्देशीय व्यापार पर पूरा कंट्रोल कर लेना या फिर समाप्त कर देना। आगे देखिए, ठीक है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अफसर ने बंगाल की जमींदारी के स्वामित्व संबंधी अधिकारों का विरोध किया था? तो ये था ग्रांट डफ, नहीं जेम्स ग्रांट। ठीक है, जेम्स ग्रांट। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए, रॉबर्ट क्लाइव जिस रूप में पहली बार बंगाल आया था, ठीक है, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल में आया था, तो उसका प्राइम टारगेट क्या था? तो ये था ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कलकत्ता पर पुनः कब्जा करने वाले अभियान दल के नेता के रूप में। ठीक है, मतलब जब रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल में भेजा था पहली बार, तो उसके प्राइम टारगेट ये था कि वो बंगाल पर दोबारा से कब्जा करेगा। ठीक है, और इस अभियान का नेता, लीडर वही था। ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान समूह की जमींदारी इब्राहिम खान ने अंग्रेज़ों को बख्श दी थी? तो ये थे सुल्तानाती, कालीकटा और गोविंदपुर। ठीक है, तो ये तीनों बंगाल में ही उस टाइम थे। ठीक है, याद रखना। ठीक है, जब इब्राहिम खान ने अंग्रेज़ों को इसकी जमींदारी बख्श दी थी, तो सुल्तानाती, कालीकटा और गोविंदपुर के। ठीक है। आगे देखिए, बंगाल में दोहरे शासन को किस अंग्रेज ने समाप्त किया था? तो ये वारेन हेस्टिंग ने किया था। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे देखिए, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध रॉबर्ट क्लाइव ने एक षड्यंत्र रचा, तो इस षड्यंत्र में किसने भाग लिया था? तो ये था, ठीक है, इस षड्यंत्र में किसने भाग लिया था? तो ये था मीर जाफ़र और अमीन चंद। ठीक है। आगे देखिए, बंगाल, ठीक है, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियनों की तुलना मधुमक्खी से की है? तो ये थे अलीवर्दी खान। इन्होंने कहा था, अंग्रेज़ों का कंपेयर किया था किससे? मधुमक्खी से। ठीक है, तो इन्होंने कहा था अंग्रेज़ों को अगर छेड़ोगे तो ये तुम्हें काट काट के मार डालेंगे, अगर इनको नहीं छेड़ोगे तो ये तुम्हें शहद देंगे। ठीक है, तो ऐसा किसने कहा था? मतलब अंग्रेज़ों का कंपेयर मधुमक्खी से किया था अलीवर्दी खान ने। ठीक है, और ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ग्रुप CD का पालतू क्वेश्चन है कि मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं एपीकल्चर। ठीक है, ये सब हम जब बायोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन नवाब सिराजुद्दौला के प्रति स्वामी भक्ति का विशिष्ट था? तो ये था मीर मदान। ठीक है। आगे देखिए, बंगाल के किस नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को मिदनापुर का क्षेत्र प्रदान किया था? तो ये मीर कासिम। फारूक शेर के फरमान से किसने सहूलियत पाई? ठीक है, फारूक शेर के फरमान से किसने सहूलियत पाई थी? तो ये थे बंगाल में अंग्रेजी व्यापार ने। ठीक है, मतलब ये अंग्रेज वगैरह कुछ टैक्स वगैरह पे करते थे, लेकिन जो ये फारूक शेर आया इसको कहते थे घृणितकार। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि घृणितकार किसको कहते थे? तो फारूक शेर को कहते थे। ठीक है, तो इसने आते ही एक ऐसा फरमान जारी कर दिया तो अंग्रेज़ों की लॉटरी लगा दी, एकदम जैकपॉट। ठीक है, तो वही बात बताई जा रही है कि फारूक शेर के फरमान से किसने सहूलियत पाई थी? तो बंगाल में अंग्रेजी व्यापार ने। ठीक है, और इसको कहते हैं घृणितकार। ठीक है, घृणितकार फारूक शेर को कहा जाता है। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। ठीक है, औरंगजेब को क्या कहा जाता है? जिंदा पीर। ठीक है, और क्या बताऊं? जहांदार शाह। ठीक है, जहांदार शाह को कहा जाता था लंपट मूर्ख, और अकबर को क्या कहा जाता था? देवनाम प्रिय वगैरह। ठीक है, नहीं अकबर को कहा जाता था, ठीक है, देवनाम प्रिय वगैरह कहा जाता था अशोक को। ठीक है, अशोक के जितने भी शिलालेख वगैरह मिले हैं इन सब की ट्रिक की वीडियो लगा रखी है, ओनली ट्रिक के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। आगे चलिए, दीवानी से अंग्रेजों का विकास अधिकार प्राप्त हुआ था। तो ये राजस्व वसूलने का। ठीक है, जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी, तो उससे अंग्रेज़ों का सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था कि यहाँ से टैक्स वगैरह हाई पेड कर रहे थे। ठीक है, मीर जाफ़र था तो ये बंगाल का नवाब था।
फोर्ट विलियम, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कलकत्ता में बनवाया गया था। आगे देखिए बंगाल में फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष तो ये चार्ल्स आयर थे, ठीक है। तो आगे देखिए यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बताना निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो चलिए देखते हैं। प्लासी का युद्ध ब्रिटिश द्वारा उनकी शक्ति से कहीं अधिक उनके राज्य सैनिक कौशल से जीता गया था, ठीक है। तो ये बकवास लिखी हुई है, ठीक है, इसे भूल जाना। सिंपल वे में बताता हूँ। तो प्लासी का युद्ध था ना, तो अंग्रेज़ों की शाही शक्ति से ज़्यादा मतलब उन्होंने राजनीतिक कौशल से जीता हुआ था। मतलब सैनिकों की शक्ति से ज़्यादा मतलब उन्होंने राजनीतिक कौशल यानी कि अपने माइंड वगैरह का से प्रयोग किया था, ठीक है। माइंड से गेम खेली थी और मीर कासिम वगैरह को अपने साथ मिला लिया था, ठीक है। तो वही बात बताई जा रही है कि प्लासी के युद्ध ब्रिटिश द्वारा उनकी शक्ति से कहीं अधिक उनके राजनीतिक कौशल से जीता गया था। मतलब माइंड के साथ इन्होंने गेम खेली थी, ठीक है। आगे देखिए बक्सर के युद्ध के क्या बोल रहा हूँ, बक्सर का युद्ध अवध के नवाब के साथ समझौता और इलाहाबाद की संधि से चरमोत्कर्ष पर पहुंचा, ठीक है। तो ये सही है, दोनों सही है, ठीक है। मतलब जो बक्सर का युद्ध हुआ था, फिर अवध के नवाब के साथ समझौता हुआ, फिर इलाहाबाद की संधि ने इसको मतलब अपने टॉप पर चरमोत्कर्ष यानी पीक पर पहुंचा दिया। ऑप्शन नंबर सी दोनों सही है, ठीक है। आगे देखिए इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान कैसे बनाया था, तो ये बनाया था मोहम्मद रजा खान को, ठीक है। तो आगे देखिए 1856, ठीक है। 1856 में बंगाल पर नवाब सिराजुद्दौला द्वारा आक्रमण किए जाने का तात्कालिक कारण में से कौन सा एक था, ठीक है। तो देखिए, ठीक है, सिराजुद्दौला ने क्यों बंगाल पर आक्रमण किया था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने बिना कुछ बताए, ठीक है, किलेबंदी स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। तो ये 1756 में सिराजुद्दौला का तात्कालिक आक्रमण करने का क्या कारण था, तो अंग्रेज़ों ने मतलब बिना कुछ बताए जो बंगाल में इनकी फैक्ट्री वगैरह थी तो उसकी किलेबंदी को ध्वस्त करने का इनसे इनकार कर दिया, ठीक है। मतलब इन्होंने नवाब से बिना पूछे अपनी फैक्ट्री के चारों ओर मतलब एक किला सा बना लिया, और जब सिराजुद्दौला नवाब ने कहा कि भाई इस किले को तोड़ दो, तो इन्होंने मना कर दिया। इसी की वजह से इनकी लड़ाई हो गई थी, ठीक है। ये देख लीजिए कलकत्ता की किलेबंदी को ध्वस्त करने से मतलब जो इन्होंने किलाबंदी की थी ना अपनी कंपनी के चारों ओर, तो इसको ध्वस्त करने यानी कि तोड़ने से इनकार कर दिया था अंग्रेज़ों ने, इसी वजह से लड़ाई हो गई थी। प्लासी के युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण था, तो ये देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी अंग्रेज़ों ने कलकत्ते की किलाबंदी शुरू कर दी थी। मतलब कलकत्ते में जो भी इनकी कंपनी वगैरह थी तो उसके चारों ओर किला बना रहे थे ये, ठीक है। इसी वजह से लड़ाई हुई। 1757 में अंग्रेज़ों के विरुद्ध सिराजुद्दौला का अभियान का तात्कालिक कारण क्या था, ठीक है। देख लीजिए तात्कालिक कारण क्या था, तो ये बता दिया है, ठीक है। तो ये देख लीजिए नवाब की अनुमति के बिना मतलब नवाब से परमिशन वगैरह नहीं ली अंग्रेज़ों ने, और कलकत्ता के अतिरिक्त किलेबंदी, ठीक है, किला वगैरह बनाने लगे थे, इसी वजह से तात्कालिक कारण यही था, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन बना है। आगे देखिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए, यहाँ पर कौन सा कथन सही है, तो चलिए देखते हैं। बक्सर की लड़ाई ने अंग्रेज़ों को भारत में अपना राज्य स्थापित करने की कुंजी प्रदान कर दी, ये पहले ही बता दिया, ठीक है। 1765 में हुई इलाहाबाद की संधि ने ब्रिटिश को बंगाल में अपना राज्य स्थापित करने में मदद की, तो ये दोनों पढ़ने से ही सही लग रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए अंग्रेज़ों, ठीक है, अंग्रेज़ों की बंगाल में पैठ के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो बताइए कौन सा कथन यहाँ पर सही है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। जॉब चार्गक, ठीक है, जॉब चार्गक अगस्त 1690 में सूता नाती में आया था तथा उसने कलकत्ता की स्थापना जो बाद में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का केंद्र था, ठीक है। तो ये सही है, ठीक है, पहला सही है। दूसरा देखिए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम के निकट एक दुर्ग, ठीक है, फोर्ट विलियम के निकट एक दुर्ग का निर्माण कराया था, तो ये गलत है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा, ठीक है। ये देख लीजिए, ठीक है। आगे देखिए 71वां नंबर क्या कहता है। 1756 में ईस्ट इंडिया, ठीक है, 1756 में ब्रिटिश द्वारा की गई कलकत्ता की किलेबंदी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने क्या माना, तो ये अपनी प्रभुसत्ता पर आक्रमण माना, ठीक है। मतलब ये नवाब की आज्ञा के बिना मतलब किलेबंदी कर रहे थे, तो उसे लगा कि भाई नवाब मैं हूँ और ये चला आप नहीं रहे हैं, ठीक है। तो उसने अपनी प्रभुसत्ता पर आक्रमण माना, मतलब अपनी इंसल्ट माना या फिर अपने
इजाज़त के खिलाफ यानी कि काम करने के अगेंस्ट माना। ठीक है, आगे देखिए। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का दुर्भाव, ठीक है, नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता जो अब कोलकाता है उन प्रथम शहरों में से एक था। निम्नलिखित में से सिंपल वे में समझिए। ये राम कथा लगी हुई है ना, इसको भूल जाओ। ठीक है, मैं बताता हूँ। यहाँ ये पूछने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, जो कलकत्ता है वो किन किन शहरों से मिलकर बना है। ठीक है, तो ये पूछने की कोशिश कर रहा है जो पहले कलकत्ता था फिर वो कोलकाता कहा जाने लगा, तो कोलकाता किन किन को मिलाकर ये शहर बना था। तो ये देख लीजिए, सूतानाती, कालीकटा, गोविंदपुर, इन तीनों को मिलाकर एक राज्य बनाया गया जिसे हम कोलकाता यानी कोलकाता या फिर कोलकाता के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए। यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन से गांव को मिलाकर कलकत्ता शहर बना था। तो ये बता दिया, गोविंदपुर, कालीकटा और सूतानाती को मिलाकर कोलकाता का निर्माण किया था। ठीक है, आगे देखिए। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी की थी कि कंपनी की एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत है। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये कहा था मकाले ने। फ्रेंड्स, मकाले ने। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब का चैप्टर ख़त्म होता है। ठीक है, जो दूसरा पार्ट था तो वो भी मैंने इसी में ऐड कर दिया है। और इसमें हम देखेंगे देसी राज और ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, कलकत्ता की बात यहाँ ख़त्म हो गई है। और कलकत्ता के अंदर भी जो देसी राज वगैरह थे तो अंग्रेज़ वहाँ पर क्या गुल खिला रहे थे तो वो हम देखेंगे इसमें। ठीक है, और इस चैनल का नाम याद रखना। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार तो ये झंडूराम डलहौजी के काल में हुआ था। ठीक है, क्योंकि ये आया था 1853 में, यह आया था 1848 में, लेकिन इसने बहुत सारे इंपॉर्टेंट कार्य किए। लेकिन इसका सबसे बुरा कार्य ये था कि इसने हड़प की नीति, राज हड़प की नीति अपनाई थी। ठीक है, और सबसे ज़्यादा ब्रिटिश जो राज्य क्षेत्र का विस्तार हुआ था तो वो डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था, क्योंकि ये हड़प ही जा रहा था, हड़प ही जा रहा था। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर मेरी आवाज़ स्लो लग रही होगी किसी को तो 1.50 या फिर 1.75 पे देखना। और 480 बता रखा है आपको पिक्सल, बिना बोले सेट कर लिया गई 480 पे। ठीक है, आगे देखिए। तो चलिए, ठीक है, हड़प की नीति के अंतर्गत हड़प्पा जाने वाला पहला राज्य था तो ये था। ठीक है, हड़प की नीति के अंतर्गत ना हड़प्पा जाने वाला। ठीक है, यहाँ पूछा है ना हड़प्पा जाने वाला कौन सा राज्य था तो ये था अवध। ठीक है, 1856 में इसको अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अधिकार में ले लिया था। कैसे? कुशासन का आरोप लगा कर। ठीक है, मतलब जो अवध का नवाब था या फिर राजा था तो उस पर ये आरोप लगाया था कि तुम अपना शासन ठीक से नहीं चला पा रहे हो, तो तुम हटो साइड में, अब हम तुम्हारा राजपाट चलाएंगे। ठीक है, तो कुशासन का आरोप लगा गया 1856 में। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन यही पूछा है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये यूपीपीसीएस में कई बार पूछा है कि अवध को कब मिलाया गया तो 1856। ठीक है, आगे देखिए। अगर ये पूछ ले हड़प नीति के अंतर्गत पहला राज्य कौन सा हड़पा गया था तो पहला हड़पा गया था सतारा। ठीक है, फिर उसके बाद आई थी बारी नागपुर की। ठीक है, फिर झांसी वगैरह वो हम आगे देखेंगे। बधार रियासत का ब्रिटिश में विलय कब किया गया तो 1855। ठीक है, जो बधार रियासत वगैरह थी तो उसको भी अंग्रेज़ों ने 1855 में मिला लिया था अपने शासन में। ठीक है, आगे देखिए। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से राजसी, ठीक है, निम्नलिखित राजसी में से राज्यों का पर विचार कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ बात हो रही है। ठीक है, भारत के ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी या फिर राज्यों के पर विचार कीजिए और इनको कालाक्रम में लगाना है। ठीक है, तो बता दिया, पहले सतारा को हड़पा था, फिर संबलपुर को और फिर झांसी को। ठीक है, यानी कि 3 2 1। ठीक है, गला भी सही नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आवाज़ वगैरह बोल बोल के गले की तो ऐसी तैसी हुई है। ठीक है, 5-7 दिन से तबीयत भी सही नहीं थी। तो चलिए, ठीक है, लॉर्ड, ठीक है, लॉर्ड की बोल रहा हूँ मैं इसे। ठीक है, झंडूराम डलहौजी। ठीक है, अब देखिए डलहौजी के विलय नीति का प्रथम शिकार तो ये बता दिया सतारा हुआ था। ठीक है, सतारा। तो चलिए देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही समय लेता है तो ये अवध का बता दिया। 1856 में अंग्रेजी शासन ने मिला लिया था अपने में। ठीक है, आगे देखिए। नीचे दिए गए उन राज्यों के नाम, ठीक है, उन राज्यों के नाम है जिन्होंने दयावसान सिद्धांत के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने राज्यों में मिला लिया था। ठीक है, वही बात है कि हड़प लिया था। ठीक है, तो देखिए
किन किन को हड़प लिया था, ठीक है ना। तो पहले सतारा को, फिर जैतपुर को, फिर झांसी को, फिर नागपुर को, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 ऑलरेडी ये सही सम्मिलित हैं, ठीक है ना। ये देख लीजिए, आगे देखिए, ठीक है ना। हड़प के सिद्धांत के अंतर्गत डलहौजी द्वारा निम्नलिखित में से किस राज्य को ब्रिटिश शासन में शामिल नहीं किया गया था, तो ये था बनारस, ठीक है ना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन डलहौजी की अपहरण नीति का शिकार नहीं हुआ था, तो ये सिंधिया, ठीक है ना। और ये सिंधिया वगैरह शायद ग्वालियर में थे उस टाइम। आगे देखिए, डलहौजी, ठीक है ना। डलहौजी की हड़प नीति, कई बार क्वेश्चन ग्रुप CD में ये पूछ लेता है, डॉक्टर ऑफ लैब्स कौन लेकर आया था, तो ये झंडूबाम डलहौजी, ठीक है ना। तो देखिए, डलहौजी की हड़प नीति के अंतर्गत किस राज्य को हस्तगत करने के निर्णय को डॉक्टर्स ऑफ सभा का अनुमोदन नहीं था, तो ये था करौली, ठीक है ना। और ये करौली आई थिंक गुजरात, क्या बोल रहा हूँ, राजस्थान में पड़ता है, ठीक है ना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र को अधिकार से वंचित किया तथा बाद में उसके राज्य को अपने में मिला लिया, तो ये डलहौजी झंडूबाम ने किया था, ठीक है ना। ये हड़प्पे ही जा रहा था सब कुछ। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित और क्रियान्वयन की, तो ये विलय की नीति डलहौजी, ठीक है ना। आगे देखिए, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम शासक था, तो ये हैदराबाद का निजाम था। आगे देखिए, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन प्रथम सहायक संधि में सम्मिलित हुआ था, तो ये अवध का नवाब, ठीक है। 15वां देखिए, क्या कहता है, निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय राज्य कौन सा था जिसने लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, तो ये हैदराबाद का निजाम था, ठीक है। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया, तो लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। ये मैंने कल भी बताया था, सहायक संधि वगैरह पूछे सबसे ज़्यादा किसके काल में चली थी, ये तो लॉर्ड वेलेस्ली ने सबसे ज़्यादा सहायक संधि चलाई थी। अगर ये पूछ ले कि भारत में सहायक संधि लेकर कौन आया था, तो उसका आंसर हो जाएगा डुप्ले, ठीक है ना, डुप्ले। आगे देखिए, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने शासन में सहायक संधि प्रणाली सूत्रपात किया, तो ये लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है, बता दिया है। आगे देखिए, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो ये हैदराबाद का निजाम था। कई तरीके से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। आगे देखिए, सहायक संधि किसने स्वीकार नहीं की थी, तो इंदौर के होलकर राज ने इनकी सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, लेकिन इन्होंने बाद में कर ली थी, ठीक है। आगे देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों को सहायक संधि करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था, ठीक है। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अंग्रेज थे, तो वो राजपूतों के साथ भी सहायक संधि करना चाहते थे, तो उसका प्रमुख उद्देश्य था अंग्रेजों की प्रभुसत्ता को स्थापित करना, मतलब राजपूतों को भी अपने अंडर लेना चाहते थे ये, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस मराठा सरदार ने अंग्रेजों की सहायक संधि को बाद में स्वीकार कर लिया था, तो ये किया था होलकर ने, ठीक है। होलकर ने स्वीकार कर लिया था बाद में। आगे देखिए, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था, तो ये पेशवा द्वितीय, ठीक है, पेशवा बाजीराव द्वितीय, ठीक है। आगे देखिए, सहायक संधियों के द्वारा अंग्रेजों ने भारतीय नरेशों, ठीक है, भारतीय राजाओं की किस चीज़ को नियंत्रित किया था, तो ये देखिए, उनके विदेशी राष्ट्रों से संबंध, ठीक है, इसको कंट्रोल कर रहे थे। और यहाँ नरेशों का मतलब है राजाओं से, ठीक है। एक सेकंड, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज की सहायक संधि में मित्र थे, ठीक है। तो बताइए, अंग्रेजों की सहायक संधि में उनके मित्र कौन थे, तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ना तो रणजीत सिंह और ना मीर कासिम, ना ही हैदर अली तो 1 नंबर बंदा था, ठीक है। तो ये आप ये बताना कौन इसमें सहायक संधि में अंग्रेजों की हेल्प कर रहा था, ठीक है। देखता हूँ आपको कितनी तैयारी है आपकी। आगे देखिए, निम्नलिखित राजपूत राज्यों में से कौन सर्वप्रथम संधि द्वारा ब्रिटिश राजनीतिक प्रभाव में आया था, तो ये था जोधपुर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से डलहौजी की सबसे गंभीर राजनीतिक भूल कौन सी थी, तो अवध का, ठीक है। जैसे इसने अवध को अपने राज्य में कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में मिलाया, ये इसकी सबसे बड़ी भूल थी और यहीं से मतलब इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई थी, ठीक है।
आगे देखिए, तो 1856 में अवध को मिलाया गया, ये कई बार बता दिया और यूपीपीएससी में कई बार पूछा है। फ्रेंड्स आगे देखिए, अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने गद्दी से कब उतारा था? तो 1856 में। फ्रेंड्स आगे देखिए, अंग्रेजों ने अवध पर कब और क्यों अधिकार कर लिया था? तो कुशासन का आरोप लगाकर, ये कई बार बता दिया मैंने। कंपनी द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक शासक को हटा दिया गया था? तो अवध के शासक को हटा दिया था और कहा था कि तुम अपना शासक ध्यान से नहीं चला रहे हो, ठीक से नहीं चला रहे हो, अब तुम साइड में हटो, अब हम आपका शासन चलाएंगे। ठीक है, वो कहते हैं लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। डलहौजी के काल में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय किस आधार पर? कुशासन का आरोप लगाकर। ठीक है, आगे देखिए, 1856 में अवध ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया होता यदि, क्यों नहीं किया गया होता? यदि अवध के नवाब ने ब्रिटिश द्वारा सुझाए गए सुधारों को लागू करने से इनकार नहीं किया होता। ठीक है, अंग्रेज इनको ऑफर दे रहे थे कि अवध के नवाब को कि तुम अवध में हमारे जो कायदे कानून है ये नियम लागू कर लो, और जो अवध का नवाब था तो ये इनकार कर रहा था, इसने इनकार कर दिया था। तो फिर ये झंडूबाम डलहौजी को गुस्सा आ गया और इसने कहा कि तुम ठीक से शासन नहीं चला रहे हो, तुम पीछे हटो, अब हम तुम्हारे अधिकार तुम अपने पास रखो और हम कब्जा करेंगे। ठीक है, तो कुशासन का आरोप लगाकर कब्जा कर लिया था। आगे देखिए, कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश राज में विलय किया गया? तो ये जेम्स आउटरम। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछने की कोशिश कर रहा है, जब अवध को ब्रिटिश राज में मिलाया गया था तो उस टाइम ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था? तो ये था जेम्स आउटरम। ठीक है, तो ये देखिए, गोद प्रथा निषेध का सिद्धांत किस पर लागू किया गया था? तो हिंदू राज्यों पर। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है। तो देखिए, अवध ने सुजाउद्दौला के अधीन अंग्रेजों के साथ सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार किया था। तो बताइए, हैदराबाद के निजाम ने लॉर्ड बेल्जली के काल में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी। तो बताइए कौन सा सही है यहाँ पर? फ्रेंड्स तो यहाँ पर दोनों ही सही है, ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स आगे देखिए, इनको सही क्रम में लगाना, तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स देखिए, पहले स्थायी बंदोबस्त किया गया था। फ्रेंड्स और ये किसने किया था? ये कॉर्नवालिस ने किया था। फ्रेंड्स 1700 आई थिंक 93 डेट है। फ्रेंड्स 1793। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त, फिर हटाप नीति। फ्रेंड्स 1793 में स्थायी बंदोबस्त हुआ था पहला, फिर उसके बाद सहायक संधि हुई थी। फ्रेंड्स यानी कि फिर तीसरा, और फिर हड़प नीति, और फिर बंगाल का विभाजन 1905 में, यानी कि चौथा लास्ट में आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर आंसर। दोबारा देख लीजिए, पहले स्थायी बंदोबस्त 1793 में, उसके बाद सहायक संधि 1799 में हुई थी बेल्जली के काल में। फ्रेंड्स और फिर हड़प नीति ये आई थी कब? ये जब आया था कौन? 1848 में। कौन? डलहौजी। बंगाल का विभाजन 1905 में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर है। फ्रेंड्स आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सहायक संधि के बारे में सही नहीं है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर सी को देखिए, यह अनुषंगी राज्य के लिए गोद अनुषंगी राज्य के लिए गोद लिए गए उत्तराधिकारी को मान्यता नहीं देता था। ठीक है, तो ये गलत है। ये किसकी विशेषता थी? तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि हड़प नीति के सिद्धांत की विशेषता थी। ठीक है, तो ये सहायक संधि से इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। 38वां नंबर देखिए। ठीक है, भारतीय इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में सजाना है। ठीक है, तो देखिए, तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स तो पहले आएगा पीट्स इंडिया एक्ट 1784 आई थिंक वो डेट है। फ्रेंड्स 1784। फिर उसके बाद आएगी 1799 में सहायक संधि। फ्रेंड्स यानी कि पहले चौथा, फिर दूसरा, फिर आएगी लाहौर की संधि तीसरा, और फिर आएगा राज हड़प नीति। फ्रेंड्स तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। फ्रेंड्स 4 2 3 1 ये देखिए। फ्रेंड्स आगे देखिए, राज्य हड़प नीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? ठीक है, तो सही देखना, तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी को देखिए, इसने भारतीय राज्य का सम्मेलन, ठीक है, ये सम्मेलन लिखा हुआ है,
ठीक है ना, ये वाला डबल एम ऐसे आएगा सम्मेलन, ठीक है ना। तो आगे देखिए, इसने भारतीय राज्य का सम्मेलन अनिवार्य बना दिया, ठीक है ना। अगर उत्तराधिकार को गोद लिया जाना ब्रिटिश प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित ना किया हो तो, ठीक है ना, तो यही सही है, ठीक है ना। जो उत्तराधिकारी वगैरह को गोद लेने की प्रथा थी, अगर वो ब्रिटिश प्राधिकारी द्वारा अगर अनुमोदित ना हुआ हो तो, ठीक है ना, तो यही सही है। आगे देखिए, चिरस्थाई, ठीक है ना, चिरस्थाई बंदोबस्त के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं चिरस्थाई, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर चिरस्थाई बंदोबस्त मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी पर लागू, कुछ मद्रास प्रेसिडेंसी हिस्सों पर लागू हुआ था, तो ये गलत है, ठीक है ना। चिरस्थाई बंदोबस्त ने भूमि पर वंशागत अधिकारों वाले भूस्वामी को एक नया वर्ग बनाया, तो ये सही है, ठीक है ना। आगे देखिए, चिरस्थाई बंदोबस्त द्वारा भूस्वामी किसी भी परिस्थिति के अधीन किसी भी परिस्थिति के अधीन कभी भी हटाए नहीं जा सकते, तो ये गलत है, ठीक है ना। यानी कि हमारा आंसर है यहाँ पर सही बताना था, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपना 2, ठीक है ना, केवल दूसरा सही है। तो ये देखिए, ठीक है ना। तो ये थी आज की वीडियो, बट अभी जाना नहीं है, अभी मैं कुछ और बताना चाहता हूँ, ठीक है ना। सब देखना, मैं कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूँ यहीं पे, ठीक है ना, कि शायद इसमें ऐड ना किया हूँ, यानी आने वाले पार्ट में वो क्वेश्चन ऐड कर रखे हो, ठीक है ना। लॉलीपॉप क्वेश्चन बताऊंगा, और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ग्रुप सी और डी एग्जाम के फालतू क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो कई बार ये पूछा जाता है कि प्रथम रेल 1853 में चली थी, ये याद रखना, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। और ये हाल फिलहाल जो ग्रुप डी वगैरह के एग्जाम चल रहे हैं उसमें भी कई बार पूछ लिया, कई शिफ्टों में, ठीक है। तो भारत में प्रथम रेल चली थी 1853 में, और किसके काल में, तो ये झंडूबाम डलहौजी के काल में चली थी। और कहाँ से कहाँ तक, तो मुंबई, ठीक है, मुंबई से थाने के बीच, ठीक है। और ये पूछ रहे कितने किलोमीटर, तो 34 किलोमीटर के बीच में चली थी, ठीक है। ये 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, जो शायद मैंने इसमें ऐड करना भूल गया हूँ, ठीक है। तो याद रखना, पहली रेल चली थी 1853 में, मुंबई से थाने के बीच में चली थी, कितने किलोमीटर, 34 किलोमीटर, किसके शासनकाल में, तो डलहौजी के काल में, ठीक है। इतनी बात याद रखना। लेकिन अब और डीप में चलते हैं, अब चलते हैं यूपी पीसीएस के लेवल पर, ठीक है। यूपी पीसीएस में कई बार क्वेश्चन ये बनाया है कि सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे ज़्यादा रेलवे का विस्तार किसके काल में हुआ था। तो जिन्होंने डीप में नहीं पढ़ा होता ना, तो वो सोचते हैं कि झंडू बाम डलहौजी के काल में ही पहली रेल चली थी 1853 में, तो वो झंडू बाम डलहौजी को टिक करके आते हैं, तो ये गलत है, ठीक है। जब मैंने आपको चैप्टर डिटेल में पढ़ाया था, तो जब ये आया था ना, तो उस टाइम इंडिया में रेल की पटरियाँ बिछाई जा रही थी, और 1853 में ये कार्य पूरा हुआ था, ठीक है। तो ये डलहौजी के कार्यकाल में लगभग 4000 किलोमीटर में रेलवे लाइन के ट्रैक बिछाए गए थे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाता है किसके काल में सबसे ज़्यादा रेलवे का विकास हुआ या रेलवे मार्ग में प्रगति हुई थी, तो हुआ था लॉर्ड कर्जन, ठीक है। लॉर्ड कर्जन का नाम याद रखना, इसने तो, ठीक है, डलहौजी के कार्यकाल में 4000 किलोमीटर पटरियाँ बिछाई गई थी या रेलवे ट्रैक का निर्माण हुआ था। लेकिन जो कर्जन था ना, उसके कार्यकाल में 28,000, ठीक है, 28,000 किलोमीटर में पटरियाँ बिछाई गई थी, ठीक है। तो उसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के काल में सबसे ज़्यादा रेलवे का विकास हुआ था। ये क्वेश्चन कई बार डीप में पूछ लेता है, ठीक है। अगर जिसने डीप में नहीं पढ़ा है ना, अगर क्वेश्चन यही पूछ ले कि सबसे ज़्यादा रेलवे का विकास किसके कार्यकाल में हुआ था, तो वो ज़्यादातर लोग डलहौजी पर टिक करके आएंगे। बट इसके कार्यकाल में 4000 किलोमीटर रेलवे का विकास हुआ था, और लॉर्ड कर्जन के काल में 28,000 किलोमीटर पटरियाँ बिछाई गई थी, ठीक है। तो डिफरेंस याद रखना। आगे चलते हैं, ठीक है, और थोड़ा डीप में चलते हैं। अगर ये पूछ ले कि भारत में सबसे पहले रेल चलाने का प्रस्ताव कहाँ पर आया था, तो वो आया था मद्रास में, ठीक है, मद्रास में आया था, बट वो असफल हो गया था, क्यों, ठीक है। भारत में सबसे पहले रेल चलाने का जो प्रस्ताव आया था इंग्लैंड से, तो वो मद्रास में चलाने का आया था, लेकिन वो प्रस्ताव खारिज हो गया था, क्योंकि रेल के डब्बों को घोड़े खींचने वाले थे, ठीक है। पहले जो रेल वगैरह के जो डब्बे थे, तो अंग्रेजों ने कहा था कि इंजन वगैरह भी बना नहीं पाएंगे, तो जो रेल के डब्बे हैं वो घोड़े खींचेंगे, तो ये प्रस्ताव हो गया था खारिज, ठीक है। उसके बाद इसको भेजा गया था झंडूबाम डलहौजी को, ठीक है। और फिर कई बार ये पूछ लेता कि जो भारत में पहली रेल चली थी, ठीक है, तो सरकार ने प्राइवेट कंपनी को हायर किया था कि तुम जाओ इंडिया में रेलवे ट्रैक बिछाओ, रेलवे वगैरह चलाओ। तो कई बार ये पूछ लेता कि भारत में पहली रेल किस कंपनी ने चलाई थी या किसने पटरियाँ बिछाई थी, तो ग्रेट पेंसिलवेला रेलवे, ठीक है, पेंसिलवेला कंपनी थी, ठीक है। तो उसी ने भारत में
रेल की पटरियाँ बिछाई थी और वो एक प्राइवेट कंपनी थी फ्रेंड्स। अब लास्ट फैक्ट देख लीजिए जो मैं इसको झंडू बाम कह रहा हूँ फ्रेंड्स। तो इसने जब इंग्लैंड गया था वापस तो इसने एक किताब लिखी थी और इसने उस किताब में लिखा था कि जब तक मैं 1848 में रहा था ना इंडिया से, ठीक है ना, 1848 में इंडिया में रहा आया था, और जब तक इंडिया में रहा ना तो लगभग मैंने लगभग 700 प्लस, ठीक है ना, 700 प्लस जो हमारे देश की लेडीजें वगैरह थी या फिर लड़कियां थी तो उनका बलात्कार किया था मैंने, यानी कि अपनी हवस का शिकार बनाया था, ठीक है। और ये बात इसने अपने मुंह से कही थी जाके इंग्लैंड में जाके, ठीक है। तो इसी वजह से मैं इसको झंडू बाम कह रहा हूँ, ठीक है। और ये बात इसने इंग्लैंड में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने कही थी कि जब तक मैं 1848 से लगभग जब तक भी रहा तब तक मैंने लगभग 700 प्लस लेडीज़ों को अपनी हवस का शिकार बनाया था, यानी कि रेप किए थे फ्रेंड्स। तो इतनी बातें याद रखना इसके बारे में। तो ये थी आज की वीडियो फ्रेंड्स। लगभग इसमें हमने 2 पार्ट कंप्लीट किए हैं और ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का तीसरा पार्ट है फ्रेंड्स। लगभग 100 प्लस क्वेश्चन किए हैं एकदम डिटेल में फ्रेंड्स। तो कंटेंट पसंद आता तो आप एक लाइक कर सकते हैं फ्रेंड्स, अदरवाइज़ डिसलाइक का भी ऑप्शन है आपके पास। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय।